नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। लोकसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इनमें से अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश शाह ने बाकायदा अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमरवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव अभी चल रहा है। बाकी 2 जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, रामनिवास रावत और निर्मला सपरे, इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और बार बार पूछने पर इन्होंने जवाब यही दिया कि वो अभी कांग्रेस में ही है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, जबकि बाकायदा बड़े नेताओं की मौजूदगी में रैलीज में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। अब इन दोनों में से रामनिवास रावत को मोहन यादव की सरकार में मंत्री बना दिया गया है, जबकि निर्मला सपरे अभी कुछ भी नहीं है और बताया जा रहा है कि उनका हो सकता है हृदय परिवर्तन भी हो जाए। और खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो पोस्ट थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस दौरान पोस्ट किया था, उन सबको हटा दिया है। लेकिन ये कांग्रेस के वो लोग हैं, क्योंकि अभी सवाल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं और सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल मोहन यादव का है उसमें से हर चौथा मंत्री जो है कांग्रेस से आया हुआ है, कभी ना कभी वो कांग्रेस पार्टी में रहा था। और 2 बड़े सीनियर विधायकों ने इसको लेकर के टिप्पणी की है। गोपाल भार्गव जो सबसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 9 बारी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से उनको एक समय था जब दिग्विजय सिंह के दौरान मुख्यमंत्री काल के दौरान उनको ऑफर आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो आज है वो हमेशा नहीं थी और बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर लाया गया। और दूसरी तरफ अजय बिश्नोई, वो भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, उन्होंने कहा है कि ये समझौता है और जहां तक बलिदान या सैक्रिफाइस की बात है वो अपनों से करवाया जाता है और दूसरे लोग जो है समझौते के तहत आते हैं। तो रामनिवास रावत के मंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें असंतोष दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कमलेश शाह और निर्मला सपरे को भी भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाएगी? क्या उनको यदि मंत्री पद प्रॉमिस किया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट सकती है? और ये जो रिएक्शन आ रहा है सीनियर लीडर्स का, खासकर अजय बिश्नोई का या गोपाल भार्गव का, क्या इससे एक पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, काडर है, उसको मैसेज आ रहा है, वहां पे भी असंतोष है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस असंतोष को टैकल करने के लिए समर्थ है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल तो यही कि ये रामनिवास रावत जो है ये किस डील के तहत मंत्री बनाए गए? ऐसी क्या इन्होंने डील कर ली जो कमलेश शाह नहीं कर पाए और निर्मला सपरे नहीं कर पाई? वो दोनों, निर्मला सपरे आज भी कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। डील तो सामने है। इसे एक्चुअल जो डील होती ना राजनीति में, जो यहाँ देखने को मिल सकती है कि आपने दल छोड़ा, आचार संहिता लगी हुई थी जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जब आचार संहिता हटी 4 जून के बाद, तो उसके बाद एक्टिविटी चालू हुई। ये हुआ कि पहले इस्तीफा देना है या पहले मंत्री बनाना है। और आप देखिए ना कि कांग्रेस भी पिटीशन नहीं लगाती है, तो कहीं ना कहीं एक पैर रामनिवास रावत कांग्रेस में रख के चल रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने मेरी कंडीशन नहीं मानी तो मैं बैक जा सकता हूं कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी ने भी कब लगाई? 5 जुलाई को जब सत्र समाप्त हो रहा था, समापन हो गया था, उस दिन उन्होंने पिटीशन लगाई और 8 जुलाई को इनको मंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं इनका जब ये हो गया कि हम अब ये मंत्री बनाने को तैयार है, या भाजपा को भी लगा कि ये जो है अब इनको मंत्री बनाना चाहिए, अन्यथा लौट के चले जाएंगे। क्योंकि अब वहां की जो राजनीति देखेंगे, केवल रामनिवास रावत की राजनीति नहीं है, भाजपा के बहुत सारे इंटरेस्ट उस इलाके में हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में उस पूरे जो एरिया है वहां कांग्रेस का दबदबा रहा था, तो उसके कारण भी
भारतीय जनता पार्टी बताया ही जा रहा है कि मुरैना की सीट जो है उसको जिताने के लिए एक अहम भूमिका रामनिवास रावत की रही। और जहां तक कॉम्प्रोमाइज, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें ये बोलने के लिए मतलब हवा में बातचीत हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बिल्कुल ठाकुर वाले अंदाज में वहां प्रॉमिस किया था। पहले रामनिवास रावत ने उनसे कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाती है, ठग सकती है, तो इसलिए वो नहीं आना चाहते, लेकिन उनको बिल्कुल प्रॉमिस किया गया था और वहां जाकर के उन्होंने जब अपने आप को सिद्ध किया, प्रूव किया, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। जबकि जो दूसरे दो लोग हैं उनकी बार्गेनिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रामनिवास रावत है वो ज्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर पाए और बाकी दो जो है वो अब ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे होंगे? इसमें नरेंद्र सिंह तोमर का रोल बहुत अहम है, क्योंकि वो उस इलाके से लोकसभा सदस्य रहे। आगे की जो राजनीति है वो आपको 18 में याद हो कि रामनिवास रावत चुनाव हार गए थे बीजापुर से। वो सबलगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ तैयार नहीं हुए कि आप तो अपनी जो आप ट्रेडिशनल सीट है उससे आप चुनाव लड़िए। वहां वो हार गए। वो अपना एलिगेशन भी लगाते हैं कि उनको हराया गया, बहुत सारी चीजें हैं। सबलगढ़ में जो कास्ट इक्वेशन है वो रामनिवास रावत की फेवर में है, लेकिन विजयपुर में नहीं है। विजयपुर में आदिवासी वोट ज्यादा है और बगैर नरेंद्र सिंह तोमर के सपोर्ट के वो वहां बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब आगे बातचीत जो चलती है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे को विजयपुर में लड़ाना चाहते हैं, और ये रामनिवास रावत की जो राजनीति वो अपने बेटे को सबलगढ़ से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में एक बार मंत्री बन गए, अगली बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने देखा था सिंधिया के साथ भी जो लोग आए थे, कुछ लोगों का टिकट कट गया था। तो ये उसके हिसाब से ये देख रहे हैं, ये फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात हो, जनरेशन चेंज की बात हो रही है कि रामनिवास रावत जनरेशन चेंज करना चाहते हैं, और ये जो आए हैं वो उसी पैक्ट के तहत आए। अच्छा, तो मतलब नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है या एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो सीट स्वैप कर लेंगे अपने बेटों के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे विजयपुर से लड़ेंगे और रामनिवास रावत के बेटे जो है सबलगढ़ से लड़ेंगे। ये 2028 की राजनीति है। अब इसका जो बीच का पीरियड है, इसमें आइए मंत्री बन के रह लेंगे, और विजय जैसा होता है बाई इलेक्शन में कि आमतौर पर जो सरकार होती है उसके फेवर में रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए एक पॉजिटिव ये मान के चल रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। लेकिन कुछ भी, क्योंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में 7 दिन के अंदर मंत्री बनाने हार गए थे। आप इमरती देवी को देखिए, चुनाव हार गई। तो बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं कि आप हार जा तो अभी। लेकिन विजयपुर में उनकी क्या स्थिति आपको, इससे पहले कि हम बात करें गोपाल भार्गव और उसकी, तो वहां ओवरऑल कैसे लग रहा है और अमरवाड़ा में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जो विजयपुर की स्थिति जो जैसे हमने बताया कि वहां उनके कास्ट का वोट उतना नहीं है जितना आदिवासी वोटर वहां है। और ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी आदिवासी को लड़ा, क्योंकि आप देखिए 2018 में जिस चेहरे ने रामनिवास रावत को हराया था वो सीताराम आदिवासी जी, वो भी आदिवासी चेहरा था। जनरल की सीट पर आदिवासी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो वही प्रयोग अब कांग्रेस करना चाहती, तो इसलिए एक प्रेशर तो है। तो उस प्रेशर में यदि आदिवासी जो है मूव करते हैं कांग्रेस। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल दिनेश जी और है कि बड़े सीनियर बीजेपी नेता अपने दुख और दर्द, जो खासकर मंत्री नहीं बन पाए, वो बयां कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं रैंक एंड फाइल काडर को भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गोपाल भार्गव हो चाहे अजय विश्नोई हो। तो क्या विजयपुर में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, वो जिसकी तरफ अजय विश्नोई कह रहे हैं कि रैंक एंड फाइल को आपको पूछना चाहिए कि उनके मन पे क्या स्थिति है, मनोदशा क्या है, क्या वो लोग जो है सैबोटाज कर सकते हैं और स्थिति गंभीर हो सकती है रामनिवास रावत के लिए? जैसे हम फिल्टर होकर बहुत सारी चीजें आती हैं विजयपुर से जो आ रही हैं कि जो भाजपा के वहां नेता हैं बाबूलाल मेवरा जी, वो तो नाराज हैं, क्योंकि सालों से जब भाजपा कुछ नहीं थी, जो बात गोपाल भार्गव कह रहे थे, वहां वो लड़ते रामनिवास रावत के खिलाफ ही लड़ते रहे। आज उनको लग रहा है कि ये जो जगह है रामनिवास रावत यहाँ आ गए, अब हमें उनके पीछे चलना पड़ेगा, तो वो कहीं ऐसा ना हो बागी होके खड़े हो जाएं। लेकिन फिर इक्वेशन कैसा बनता है, किस तरह की वहां चीज होती है वोट का, वो तो जब चुनाव होगा तब होगा। लेकिन वहां नाराजगी है भाजपा के भीतर। और ये देखिए, आज जैसे गोपाल भार्गव का जिक्र है, वो मैंने उनको पढ़ा कि सब वो कह रहे हैं कि मेरे 15,000 दिन मुझे हो गए, तो नेचुरल है। लेकिन ये देखिए, ये सोचना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में हो। अजय विश्नोई हैं, बहुत दिनों से बाहर हैं, वो जब 2018 में चुनाव जीते, 20 में सरकार आई, तब भी उनको नहीं बनाया गया, अब भी नहीं बनाया गया।
बहुत सारे हो सकता है पार्टी के अंदरूनी कारण हो, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है हमने ये देखा कि लगातार भाजपा में इग्नोर हो रही है। जयंत मलैया, हाँ, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपने लीडरशिप चेंज की, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बदला, तो उसके बावजूद उनसे सीनियर मंत्री तो हैं उनके अंडर में, तो आप क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि आपके वो पार्टी के एक ब्रांड तो हैं, गोपाल भार्गव एक पार्टी का बड़ा ब्रांड है और कभी हारे नहीं। जयंत मलैया, हाँ, जयंत मलैया बहुत बड़ा ब्रांड है। अजय बिश्नोई का उस इलाके में बहुत अच्छा है। आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता है और विपरीत परिस्थितियों में भाजपा में काम किया है। आप जो बात गोपाल भार्गव कर रहे हैं, कमोबेश हर आदमी वही बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी में इस तरह की परंपरा शुरू की गई थी कि आप बाहर से आए लोगों को मंत्री बना रहे थे, तो मुझे लगता है इन सबको एक साथ खड़े होकर बोलना चाहिए था कि नहीं साहब ये गलत है, क्योंकि इनको जब तक पूरी तरह पार्टी में रच बस नहीं जाए तब तक नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना कि जो आप जिक्र कर रहे थे हर चौथा चेहरा है, तो 7 मिनिस्टर हैं इसमें, हाँ, कांग्रेस से आए हुए लोग। तो ये तो स्थिति भाजपा की मध्य प्रदेश में उस राज्य में है जहां के संगठन की पूरे देश में आप चर्चा करते हो, कहते हो, एग्जाम्पल देते हैं कि आप देखिए मध्य प्रदेश से सीखे। तो अब क्या मध्य प्रदेश से ये सीखेगी भाजपा के दूसरे राज्यों के लोग कि यहाँ जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनको हम महत्व दे देते हैं? अच्छा दिनेश जी, फाइनल सवाल मेरा ये कि अभी तो चलो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस कहावत है कि जब आप अच्छा चल रहा होता है तो ना कोई सवाल उठाए जाते हैं और ना कुछ बोला जाता, लेकिन हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती भी हैं। 2018 में भी बदली थी। जब परिस्थितियां बदलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी में जो अभी जो लोग जिनको साइडलाइन किया गया है, क्या कभी उन लोगों का सर उठा करके बात करने का आपको लगता है कभी ऐसा मौका आएगा वो मतलब अपनी भड़ास बाहर निकालेंगे और पार्टी को उसका नुकसान भी सहना पड़ सकता है? बहुत ज्यादा दूर लगता नहीं है मुझे। जिस तरह का रिएक्शन हो रहा है उससे अब पार्टी के भीतर, जैसे हमने देखा लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे, लीडरशिप थोड़ी सी ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी सी वीक हो रही है। ये जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और राज्य की इकाई का जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये मुद्दा आएगा और लोग इसको उठाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखना कार्य समिति की बैठक थी तो बड़ी औपचारिक बैठकें होने लगी हैं। एक पार्टी में उसको लेके भी असंतोष है कि भाई आप औपचारिक बैठक कर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष आता है, मंडल अध्यक्ष को आप कोई बात नहीं सुनते हैं। तो अब एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब वो शेप लेगा तो उसके बाद आप देखिए कि ये बात होगी कि आप जो कमिटेड वर्कर है, जो चाहे संघ की पृष्ठभूमि का हो या जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसकी उपेक्षा आप नहीं करिए, अन्यथा 18 के जो परिणाम हैं वो फिर आगे पार्टी को भुगतने सकते। तो जो 18 के परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी को आगे भी भुगतने पड़ सकते हैं, खासकर तब जब देश भर में ऑपोजिशन जो है मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव है उसमें तो कमजोर होते हुए निश्चित तौर पर दिखी ही है। और खासकर वो पार्टी के कैडर्स जो दरी उठाते हैं या जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, जब उनकी उपेक्षा होती है, उनको दरकिनार किया जाता है, तो उसका रिजल्ट जब पार्टी पावर में है तब तो नहीं दिखता है, लेकिन जब पार्टी संघर्ष करने जाती है या चुनाव लड़ने जब जाएगी तो उस समय जरूर उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।